हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्यों ज़रूरी है और शेड्यूलिंग का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर ज़रा डिटेल में हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। उससे पहले ज़रा सा देखा जाए कि शेड्यूलिंग का इम्पोर्टेंस क्या, क्यों ज़रूरी है शेड्यूलिंग। तो अगर हम देखें तो ज़रा विचार करें, हमारे पास से ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन Pn। अगर n प्रोसेसर एक साथ कंप्यूटर में काम करना चाहें तो स्वाभाविक है कि हर प्रोसेसर का अपना डिमांड होगा, अपना ऑपरेशन है, अपना रिक्वायरमेंट है, और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सीपीयू के पास ट्रांसफ़र करेगा। सीपीयू की सर्विस हम लेंगे। हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात अभी कर रहे हैं। अरे ये स्थिति किसी के साथ भी लागू हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीयू के साथ, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब हमारे पास प्रोसेसर है वन, सिंगल प्रोसेसर। जनरली कंप्यूटर लैपटॉप में एक ही प्रोसेसर होता है, ऐसा तो हम सब जानते हैं। तो अगर एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में, पीसी में, अगर सिंगल हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेसर है और इस एक प्रोसेसर पर बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनको हमको रन करना है, तो स्वाभाविक है कि एक समस्या आएगी कि आखिर किस ऑर्डर में इनको एग्जीक्यूट किया जाए, किस प्रोसेसर को कितना टाइम चाहिए, कितने देर के लिए वो प्रोसेसर यूज करना चाहता है, कौन कौन सा काम करना है इनको। ये तो प्रोसेसर ही बताएगा कि भाई आने के बाद प्रोसेसिंग के दौरान हमारा क्या रिक्वायरमेंट, अब किस काम के लिए आए हैं और कौन सा काम हम करना चाहते हैं, किस किस रिसोर्स को हम शेयर करना चाहेंगे और किसका क्या टाइम है, ये भी हमको नहीं पता है। तो जब हमको ये सब कुछ भी नहीं पता हो तो आखिर हमको प्रोसेसर के पास तो ले जाना है सीपीयू को। तो इसका क्या सिस्टम बनाया जाए, इसके लिए कौन से रूल या रेगुलेशन बनाए जाए, सेट ऑफ रूल्स बनाए जाए, सेट ऑफ पॉलिसीज बनाए जाए, जिसके थ्रू हम इन सारे प्रोसेस को इजी वे में प्रोसेसर के साथ एक सिंगल प्रोसेसर को हम रिसोर्स को शेयर करने की बात करें। और ख़ास करके तब जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को कोई कंप्लेन ना हो। ऐसा नहीं हो कि किसी प्रोसेसर को लगे कि नहीं, हमको तो नंबर आ ही नहीं रहा, हमको तो मौका ही नहीं मिल रहा है, बाकी प्रोसेसर आ रहे हैं, अपना प्रोसेस करके चले जा रहे हैं, रिसोर्स चूँकि शेयर करना है, कॉमन रिसोर्स है, तो हमें मौका ही ना मिले। अगर मौका ही नहीं मिले तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। सबको हम बराबर नज़रिए से देखेंगे। हमारे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कोई प्रोसेसर 5 सेकंड के लिए आता है, कोई 50 सेकंड के लिए आता है, कोई 5 मिनट के लिए आता है, कोई 5 घंटे के लिए आता है। हमारे लिए नज़र में तो सब बराबर होंगे, जिनको जितना रिक्वायरमेंट होगा वो यूज करेंगे रिसोर्स को। तो ऐसी स्थिति में हमको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है और उसी पॉलिसी का नाम हमने दे रखा है शेड्यूलिंग। तो इस शेड्यूलिंग के विषय में देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसके डेफिनेशन को ज़रा समझने की कोशिश करें। आखिर कहता क्या है शेड्यूलर, कि इट इज़ ए सेट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म। पॉलिसी या मैकेनिज्म की बात ही हम कर रहे हैं। बिल्ट इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गवर्न द ऑर्डर इन विच द वर्क टू बी डन। मतलब ये इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सारे प्रोसेस के ऊपर इसको गवर्न करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक व्यवस्था हमने बनाया है। और यही व्यवस्था क्या है, ये एक पॉलिसी है, एक मैकेनिज्म है, और जो पॉलिसी हम बनाएंगे उसी के तहत ये प्रोसेस रिसोर्स को शेयर करेगा और सबके लिए समान होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ए शेड्यूलर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल दैट सेलेक्ट द नेक्स्ट जॉब टू बी एडमिटेड इनटू द सिस्टम एंड द नेक्स्ट प्रोसेस टू रन। मतलब कोई प्रोसेस अगर यहाँ रन कर रहा है, ताकि वो कौन सी पॉलिसी होगी, क्या उस प्रोसेस को हम बीच प्रोसेसिंग में टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको
स्वैप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम आखिर हमारी क्या पॉलिसी है, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, इसी का डिटेल डिस्कशन किया जाता है शेड्यूलिंग में। और शेड्यूलिंग में जब बात होती है तो ये बोलता है देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलर। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो मॉड्यूल है उसमें 3 तरह के मॉड्यूल हैं, 3 तरह के शेड्यूलर हैं। पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आखिर ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है? तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जरा हम लोग देखें। मान लेते हैं हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की है। मान लेते हैं एक 3 ईयर प्रोग्राम है हमारे पास। तो इस 3 ईयर प्रोग्राम के लिए एक पॉलिसी हम बनाएंगे। अगर पॉलिटेक्निक के बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो 6 अलग अलग सेमेस्टर में मॉड्यूल को डिवाइड किया जाता है पूरे प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को जो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, कितने सेमेस्टर होंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ज़रा गौर से देखें, ये 6 सेमेस्टर का प्लान हुआ। तो ये 3 ईयर के कोर्स को अगर 6 सेमेस्टर में हम डिवीज़न करते हैं और हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ पेपर होगा जिनको हम एग्जीक्यूट करेंगे। इस एक सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं इसमें पेपर पढ़ने होंगे P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो ये अलग अलग पेपर हैं जो एक सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। इसी तरह हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ पेपर होंगे और इस पेपर को हम यहाँ पर फिर एक शेड्यूल बनाएंगे और ये होगा डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होगा, वीकली हम बनाएंगे, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अभी डे टू डे रूटीन बन गया जिसको बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आखिर देखिए, प्रोग्राम हमारा 3 ईयर है। इस 3 ईयर की जो प्लानिंग होगी, जो मॉड्यूल हम डिसाइड करेंगे, ये हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूल है। मतलब जहाँ से बच्चे इंटर किए हमारे कॉलेज में, उसके बाद 3 ईयर तक प्रोसेस करने के बाद वो बाहर जाएंगे, एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, वो कुछ सीख के जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूल है, इसमें 3 साल का समय लगेगा। लेकिन जब सेमेस्टर में हम इंटर करते हैं तो यहाँ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें सेमेस्टर वाइज, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन 5 पेपर है। तो इस 5 पेपर को पढ़ना पड़ेगा। किसी एक सेमेस्टर की लेबिलिटी होगी, किसी एक इवन या ऑड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। तो जिस समय ऑड इवन सेमेस्टर की हम बात करते हैं उस समय 3 ईयर प्लान पर हम काम नहीं कर रहे होते, हम इस पार्टिकुलर सेमेस्टर के एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अभी जैसे कोरोना का केस आ गया, बहुत सारा प्रॉब्लम आ गई, ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारा क्लास चल रहा था, डे टू डे अकॉर्डिंग टू रूटीन चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, क्लास को ब्रेक करना पड़ेगा, कॉलेज को बंद करना पड़ा। अब सवाल है कि बच्चों को अब हम अपना शेड्यूल बदलेंगे। हमने ऑनलाइन की तरफ मूव किया, जो ऑनलाइन कभी हम सोचते भी नहीं थे जनवरी फरवरी में कि इस तरह की व्यवस्था अप्लाई करनी होगी, आज हम कर रहे हैं। तो ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक सेमेस्टर का प्लानिंग है, इसी को हम बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, जो 6 महीने के लिए हमने डिजाइन किया है। 6 महीने तक परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे अगर आ जाए तो इसको हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म शेड्यूल जो होता है ये डे टू डे की बात होती है। अगर हम आज मंडे की बात करें तो मंडे के दिन कौन कौन सा पेपर, ऐसा नहीं है कि इस मंडे के शेड्यूल में फिर छोटे छोटे पार्ट नहीं आएंगे, यहाँ भी पीरियड 1 2 3 4 इस तरह से होगा। तो यहाँ पर मंडे के दिन का जो हम बनाएंगे रूटीन, और रूटीन एक्चुअल में आवरली डिसाइड होगा, कितने बजे कॉलेज बच्चे आएंगे, कितने बजे तक उनको छुट्टी दे दी जाएगी। उसमें 4 पीरियड क्लास लेंगे, 3 पीरियड क्लास लेंगे, और उस पीरियड में कौन कौन से पेपर पढ़ाए जाएंगे। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट टर्म। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमने बताया आपको। एक्सक्यूज मी। तो ये 3 तरह के प्रोग्राम है।
ठीक उसी तरह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जब प्रोसेस डिज़ाइन किया जाता है तो हम जब प्रोसेस हमारा जस्ट जनरेट होगा, जब हम उसको ऑपरेशन में लाएंगे, रैम मेमोरी में ऐड करेंगे, तो हमारे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ऑन होंगे। उसके बाद हम उससे और नीचे जाएंगे, जब रेडी क्यू में डालेंगे तो मीडियम टर्म शेड्यूलर की बात होगी। और ठीक प्रोसेसर और रेडी क्यू के बीच की जो व्यवस्था है उसको हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे। इसका पहले फिगर हम बना लें तो फिर आगे का और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और इसको पहले हम फिगर बना लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। तो शेड्यूलिंग में आगे अब हम लोगों ने देखे एक नॉर्मल शेड्यूलिंग का हमने टेबुलर स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पर देखिए बैच जॉब हमने बना रखा है। ये बैच जॉब एक्चुअली अलग अलग प्रोसेस जब क्रिएट किए जाएंगे तो ये प्रोसेस यहाँ से आएंगे, इंटर करेंगे ग्रुप ऑफ टास्क या जॉब में। ये टास्क आकर के बैच क्यू में बनेगी। ये सारे रैम मेमोरी में ही एडजस्ट किए जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो बैच क्यू जब हमने बनाया तो यहाँ पर निश्चित रूप से P1 P2 इस तरह से ज़रा बना लें एंड Pn। ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे पास बैच आ गए, प्रोसेस आ गए जिनको CPU सर्विस की ज़रूरत है। लेकिन क्या वो जैसे आएंगे वैसे CPU को हम भेज देंगे? नहीं, यहीं पे हमारा काम करता है शेड्यूलर। और जैसे ही कोई नया प्रोसेस क्रिएट होगा वो सीधे से आकर के इस नए बैच क्यू में अटैच हो जाएगा। बैच क्यू में आ जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि CPU उनको हम दे देंगे। CPU जब भी ट्रांसफ़र करना होगा तो उसको सबसे पहले इस बैच क्यू से हम रेडी क्यू में ट्रांसफ़र करेंगे। रेडी क्यू में आने के बाद अब P1 P2 और इस तरह से Pn प्रोसेस यहाँ क्यू में आते जाएंगे। हमने P1 प्रोसेस को CPU को भेज दिया। अब ये लॉन्ग टर्म शेड्यूल जो बैच क्रिएशन के बाद हमारा बना था वो रेडी क्यू में है। रेडी क्यू से जब हम CPU को दे रहे हैं तो यहाँ पर अब कोई बीच में इंटरमीडिएट प्रोविज़न नहीं है, वो सीधे CPU को गया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। अब जरा विचार करें आप कि जब P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है CPU में, तो क्या कोई दूसरा प्रोसेस आ सकता है? क्या दूसरे प्रोसेस को आने का राइट है? अब कोई भी प्रोसेस CPU में कौन सा प्रोसेस किस टाइम में एग्जीक्यूट होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑर्डर क्या है। क्योंकि CPU पूरी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगता है कि P1 से ज़्यादा हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आता है P7, तो इमीडिएट PU को हटा करके हम P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दे सकते हैं। तो अगर ऐसा हम चाहते हैं या ऐसा करते हैं तो हम नहीं करेंगे, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस काम को कर सकता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही होल शेड्यूलर मॉड्यूल तैयार करता है। वो डिसाइड करेगा कि कौन सा CPU में प्रोसेस होगा, किस टाइम में होगा, इससे हायर प्रायोरिटी आने के बाद हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। तो ये सब शेड्यूलर का मेन उद्देश्य यही है कि अब कैसे वो टर्मिनेट होगा। मान लेते हैं किसी IO ऑपरेशन की ज़रूरत है P1 को। अब ये P1 प्रोसेस को IO ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो क्या ये IO ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए P1 का CPU में रहना जरूरी है? स्वाभाविक है कि IO ऑपरेशन तो IO डिवाइस के साथ अटैच्ड होगा। वो सर्विस इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है, यूजर से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो उतने देर तक हम CPU को एंगेज रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो शेड्यूलर बेसिकली दो तरह का बनाएंगे जो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप। अभी केवल ये समझें कि अगर P1 को किसी IO ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम क्या करें। दो कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन कि अगर इससे कोई हायर प्रायोरिटी का इंटरप्ट आ जाए, हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए, तब क्या करें। किसी IO ऑपरेशन की ज़रूरत है तो क्या करें। दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाए तो हम इमीडिएट कोशिश करेंगे कि इनको वापस ला करके हम इमीडिएट फिर से रेडी क्यू में
अब P1 को यहाँ से हटा करके यहाँ पर हम P7 को कर देंगे और P1 को लास्ट में P1 में लगा देंगे कि ठीक है, आप रेडी क्यू में चले जाइए, इस प्रोसेस को ऑन होने दीजिए। प्रोसेस जब कंप्लीट होगा P7 तो तुरंत P1 नहीं आएगा अब यहाँ, अब उसके बाद P2 का नंबर है। अब P2 जाएगा, P1 अगर रेडी क्यू में आता है, पीछे में लगता है, तो स्वाभाविक है कि P2 का नंबर आएगा। तो ये डिसीजन जो है ये हमारा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का सिर्फ यही काम है कि रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस है वो CPU तक चला जाए, और किसी कारण से CPU से अगर वो वापस आता है या तो रेडी क्यू में, अगर IO ऑपरेशन की बात है तो उनको सस्पेंडेड क्यू में हम डाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे तो इमीडिएट कि भाई अभी जाइए IO के लिए वेट कीजिए। अब यहाँ पर उनको वेट करने के लिए हमने दिया है, और जो ही आपका वेट कंप्लीट हो आप वापस रेडी क्यू में आ जाइए। एक तो हायर प्रोसेस आने के बाद वो अभी रन कर रहा था, कोई IO का रिक्वायरमेंट नहीं था तो हमने उनको रेडी क्यू में डाल दिया। दूसरा, किसी IO ऑपरेशन का डिमांड उन्होंने किया तो वेट स्टेट में डाल दिया। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि IO डिवाइस पे जाने के बाद हो सकता है उनको हार्ड डिस्क ड्राइव के किसी फाइल की ज़रूरत हो, मतलब ऑनलाइन में नहीं है वो अभी क्यू में, वो किसी फाइल के लिए डिमांड करें, तो फाइल के लिए तो फिर अब हमको सेकेंडरी स्टोरेज में जाना होगा, वो और भी स्लो है और ज़्यादा टाइम होगा। तो ऐसी स्थिति में हम सस्पेंडेड या स्वैप्ड आउट क्यू में डालते हैं। स्वैप्ड आउट कहने का मतलब है कि इससे भी ज़्यादा डिले होने वाला है यहाँ। तो यहाँ पर अगर डिले होने वाला है तो डिले टाइम स्वाभाविक है कि सबसे कम डिले टाइम यहाँ लगा, तो उसके बाद इसमें आया, और ये सबसे लास्ट है। तो इस केस में सस्पेंडेड या स्वैप्ड आउट क्यू में हम ट्रांसफ़र करेंगे, और फाइनल इसका रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगा तो इनको वापस रेडी क्यू में लौटना होगा। कहने का सीधा मतलब है कि कोई भी प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो बैच क्यू में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। यहाँ आने के बाद उनके प्रायोरिटी के अगेंस्ट एक रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम रेडी क्यू में ट्रांसफ़र करेंगे। रेडी क्यू से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा CPU उनको दिया जाएगा। CPU के केस में एक बात ध्यान में रखना है कि हमारे पास प्रोसेस चाहे जितने हों, एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस CPU के पास जाएगा, क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्स है। CPU को एक से अधिक प्रोसेस एक समय में एक्सेस नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि इनकी स्पीड अधिक है, बहुत तेज़ी से काम करता है, तो इस तेज़ी से काम करने के व्यवस्था का हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमको लगता है कि प्रोसेस में किसी IO ऑपरेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम लगना है, तो उसको इमीडिएट वहाँ से हम निकालते हैं और दूसरे रेडी क्यू से दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये प्रोसेस फाइनली फिर से रेडी क्यू में आकर के दोबारा लाइन में लगेगा और ये प्रोसेस को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम अगर गौर से देखें तो हमारे पास 3 तरह की व्यवस्था है। पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूल, जब भी कोई बैच प्रोसेस क्रिएट होता है और लॉन्ग टर्म रूटीन में जाता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के थ्रू इंटर करेगा CPU में। अभी जस्ट वो इनिशियलाइज हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, बिगनिंग। रेडी क्यू में जाने के बाद वो शॉर्ट टर्म क्यू के द्वारा CPU सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिर्फ रेडी क्यू और CPU के बीच में मैनेजमेंट का काम देखेगा। अगर किसी कारण से हम उसको वेट स्टेट में सस्पेंड करते हैं या सस्पेंडेड एंड स्वैप्ड आउट करते हैं, तो चाहे सस्पेंडेड पोजीशन हो या स्वैप्ड आउट कंडीशन हो, उस स्थिति में हम मीडियम टर्म शेड्यूलर के पास जाएंगे। और मीडियम टर्म शेड्यूलर, अब यहाँ पर व्यवस्था ये आती है कि ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं P1 हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया, P1 CPU को था, P7 आया, P1 को उसने टर्मिनेट किया, P1 यहाँ आ गया, फिर हमने P7 को कंप्लीट किया, या P7 खुद ही रिक्वायरमेंट रखा IO का, तब P7 को भी यहाँ नहीं रख के P7 को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। फिर P8 आता है, P8 को और भी फाइल एक्सेस करना है तो P8 को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। इसी दौरान फिर P2 को हमने नंबर दिया, P2 जो ही आता है, प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट होता है तो P2 बाहर चला जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोसेस। तो हर प्रोसेस के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको प्रोसेस CPU टाइम हम देंगे और इनकी प्रायोरिटी को इस तरह से डिसाइड करेंगे, इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि हमारा शेड्यूलिंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमारा प्रोसेस जो क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन में मूव करे और डेड पोजीशन में ना जाए, वो काम एक्टिव रहे और एक्टिव मोड में वो काम करता रहे। अगर उनको IO डिवाइस की ज़रूरत है तो उसको सस्पेंडेड क्यू में रखें हम,
IO डिवाइस मिलने के बाद रेडी क्यू में आ जाइए आप। सस्पेंड या स्वैप्ड आउट है, फिर भी आप रेडी क्यू में आने के लिए रेडी हैं। डायरेक्ट हायर प्रायोरिटी के कारण आए हैं, कारण अगर शॉर्ट टर्म प्रोसेस ने उसको टर्मिनेट किया है तो सीधे रेडी क्यू में आ सकता है, और रेडी क्यू से फाइनल हर प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये सामान्य प्रोसेस है। अगर कई बार एरर के कारण हमको ज़बरदस्ती प्रोसेस को टर्मिनेट करना होता है तो वो काम भी हम करते हैं। वो काम भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के आदेश पर करते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हम यूजर के कमांड के थ्रू भी डायरेक्ट कंट्रोलर डेल करके भी प्रोग्राम मैनेजर में जाते हैं। टास्क को हम ज़बरदस्ती टर्मिनेट कर सकते हैं। तो टर्मिनेशन का पावर यूजर के पास भी है, लेकिन अभी यूजर की बात हम नहीं करके ऑपरेटिंग सिस्टम के देख रेख में ये पूरा मॉड्यूल डिज़ाइन किया जाता है। और यही हमारा शेड्यूलिंग के क्या बेनिफिट है, शेड्यूलिंग क्यों करते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, किस बात को ध्यान में रख के हम शेड्यूलिंग बनाते हैं, इसके लिए हम कल अगले वीडियो लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए यहीं, देखने के लिए धन्यवाद।